गरीब बहू की अमीर ससुराल में 10 तरह की खातिरदारी। कितना बड़ा और आलीशान ससुराल है मेरा। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये मेरा ससुराल बनेगा। लेकिन इस बड़े घर को देखकर जितनी खुशी हो रही है उससे कहीं ज्यादा डर भी लग रहा है। न जाने इस घर में रहने वाले कैसे होंगे। सुना है जितना बड़े पत्थर के घर होते हैं उनमें रहने वाले लोग उतने ही पत्थर दिल होते हैं। हिमांशी ऐसे डरते डरते अपने ससुराल के मेन डोर तक पहुंची, जहां उसने देखा कि उसकी सास बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हिमांशी एक गरीब लड़की थी जिसकी आज ही के दिन एक अमीर परिवार में शादी हुई थी। उसका ससुराल बड़ा था और वो सभी बहुत ज्यादा अमीर थे, जिसकी वजह से हिमांशी अपने ससुराल में आने से डर रही थी। जैसे ही हिमांशी दरवाजे तक पहुंची, उसकी सास उसे देखकर बोली, वाह, आ गई मेरी बहू रानी। मैं कब से तेरे आने की राह देख रही थी। चल, मैं जल्दी से तेरी आरती करके गृह प्रवेश कर देती हूँ, तो फिर तू अंदर आ जाना। हाँ, ऐसे कैसे माँ जी, आप कैसे आरती करवा सकती हो? मैं करवाऊंगी अपनी प्यारी देवरानी की आरती और गृह प्रवेश, क्योंकि मैं उसकी इकलौती जेठानी जो हूँ। तो इकलौती जेठानी है तो क्या, मैं भी तो इकलौती सास हूँ। मैं करूंगी आरती अपनी नई बहू की। सुमित्रा और रूही में ऐसे ही नई बहू हिमांशी के गृह प्रवेश के लिए खट्टी मीठी सी अनबन हो गई, जिसके बाद अंत में सुमित्रा ने हिमांशी की आरती की और फिर रूही ने उसका गृह प्रवेश करवाकर उसे नीचे हॉल में ही बैठा दिया। नई बहू रानी, यहाँ बैठ जाओ। अब जरा हमें अपनी खातिरदारी करने का मौका दो। पिंकी बेटा, यहाँ आ जाओ चाची के पास। चाची, चाची आप कितनी सुंदर हो। मैंने ना आपको फोटो में देखा था, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हो। और फिर आज देखा, आप आज भी बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी बच्ची हो। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल में तो सभी बहुत अच्छे हैं और मैं बेवजह ही डर रही थी। यहाँ तो सभी इतने अमीर होने के बावजूद भी मुझ गरीब की अलग अलग तरह की खातिरदारी कर रहे हैं, वरना एक मेरा मायका था जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। हिमांशी ऐसे बोलकर अपने मायके के दिनों में खो गई, जहाँ उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर खूब अत्याचार करती थी। हे भगवान, बाहर कितनी ज्यादा धूप और गर्मी थी। मैं तो मानो जल सी गई हूँ। ठंडा ठंडा पानी पीऊं तो चैन आए। क्या पी रही है? ये फ्रिज मेरा है, तेरी मरी हुई माँ नहीं रखवा कर गई है। इसको जो शान से पानी पी रही है, इससे समझ आया? ला बोतल दे और सादा टंकी का पानी पी। और हाँ, एक और बात, बहुत देर लगा दी तूने बाहर ही। मुझे भूख लगी, कुछ हल्का फुल्का सा बना कर दे। जी, ऐसी किस्मत है भगवान मेरी। मेरी तो सौतेली माँ मुझसे बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करती है। भाभी, भाभी कहाँ खो गई? हाँ, कुछ नहीं, बस वो मैं तो। भाभी ऐसे खोने का नहीं, ये वक्त तो तैयार होने का है। चलिए आप कमरे में चलिए। सफर करके आई है ना, तो आपके बाल खराब हो गए और साथ में मेकअप भी गर्मी में थोड़ा मेल्ट हो गया है। हम आपको फिर से रेडी कर देते हैं। सही कहा, लेकिन हम खुश हैं इस खातिरदारी में। अब जल्दी चलो भाभी। भूमि और राधिका हिमांशी को कमरे में ले गई, जहां जाकर वो उसके बाल और मेकअप को सही करने लगी। अभी वो दोनों इस तरह अपनी भाभी की खातिरदारी कर ही रही थी कि तभी कमरे में रूही आई। ओहो, तैयारी चल रही है, चलो अच्छा है। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। वैसे मैं यहाँ ये दूध लेकर आई थी। हिमांशी, पी लो इसको, माँ ने तुम्हारे लिए ही भिजवाया। और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बता देना। रूही ऐसे बोलकर चली गई कि कुछ देर बाद हिमांशी का बूढ़ा ससुर हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए आया। हिमांशी बेटा, कहाँ है? अरे बाबा, आप? ले बेटा, खाना खा लेना, मैं यहीं रख रहा हूँ। और हाँ, सारा खाना खा लेना। जी। सभी कितना मेरे बारे में सोच रहे हैं और मेरी अलग अलग तरह की खातिरदारी कर रहे हैं। पहले कभी मुझे खातिरदारी नसीब नहीं हो रही थी और अभी देखो 10-10 तरह की खरीदारी हो रही है। अरे भाभी, हेलो, कहाँ खो गई? ये देखो हो गया। भाभी सच में आप तो बहुत ही सुंदर हो। जरा सा मेकअप करती है, आपका चेहरा कैसे खिल उठा। शुक्रिया। हिमांशी ऐसे ही अपने ससुराल वालों का प्यार देख देख कर इमोशनल हो रही थी। कुछ देर में उसकी नंदों ने भी उसे तैयार कर दिया, जिसके बाद वो सभी हिमांशी के पास आ गए। हिमांशी सभी की खातिरदारी से अभी इमोशनल ही हो रही थी कि कमरे में उसका पति आलोक आया। अरे क्या बात है, मुझे तो लगा था कि मेरी फैमिली से मिलकर तुम खुश होगी, लेकिन तुम तो रो रही हो। कोई बात है क्या? नहीं नहीं जी, कोई बात नहीं है। मैं तो बस सभी का इतना प्यार देखकर इमोशनल हो गई थी। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ सभी तुम्हें ऐसे ही प्यार देंगे, इसलिए ज्यादा दुखी मत हो। ये क्या, तुमने खाना भी नहीं खाया अभी तक? बाबा कितने प्यार और फिक्र से देकर गए थे। चलो बैठो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं। खाना तो पड़ेगा, मुंह खोलो।
आलोक नहीं माना। उसने हिमांशी को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसके बाद उसने उसे तोहफा भी दिया। आलोक की खातिरदारी हिमांशी को सबसे ज्यादा खास और अच्छी लगी। ऐसे ही रात बीती और अगले दिन। माँ जी मुझे बता दीजिए कि आप सभी क्या खाएंगे, मैं वही पहली रसोई में बना दूंगी। बेटा तू जो कुछ भी बना देगी हम शौक से खा लेंगे, इसीलिए तू ज्यादा चिंता मत कर। एक काम कर, जो भी तुझे पसंद हो वो बना ले, तो तेरी पसंद हम सभी को भी पता चल जाएगी। हिमांशी परेशान ना हो इसीलिए किसी भी घर वाले ने उसे कुछ भी पकाने के लिए नहीं बताया। ऐसे ही जब हिमांशी रसोई में खाना बनाने को गई तो उसकी मदद करने को रूही रसोई में आ गई। क्या बन रहा है? आओ मैं भी बनवाने में मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी मैं बना लूंगी, आप क्यों परेशान होती हो? वैसे भी मेरी पहली रसोई है तो क्या हुआ? नई दुल्हन से ऐसे गर्मी में इतना काम थोड़ी करवा सकते। और वैसे भी हिमांशी अगर तुमने किसी चीज में चम्मच भी चला दिया तो बस तुम्हारी रस्म हो गई। अब चलो बताओ कि मैं क्या करूं? आप बहुत अच्छी हो भाभी। मैं ना आज मटर पनीर के साथ पूरियां और खीर बना रही हूँ। सब्जी और खीर तो बस बनने वाली है, आप चाहो तो पूरियां तल दो। जो हुक्म मेरे आका। रूही की बात पर हिमांशी बस मुस्कुरा दी और दोनों जेठानी देवरानी ने मिलकर रसोई में खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सभी खाना खाने को बैठे, जहां हिमांशी खड़ी रह गई। अरे हिमांशी, तुम खड़ी हुई क्यों हो? आओ बैठो। अरे हाँ बेटा, तू क्यों खड़ी हुई है? आजा बैठ हमारे साथ ही खाना खा ले। नहीं नहीं बाबा, आप लोग खाइए, मैं आप सभी के बाद खा लूंगी। नहीं बेटा तू डर नहीं, मैं जानती हूँ कि ये तेरे संस्कार हैं जो तू पहले परिवार को खिलाकर तब खाने को सोच रही, लेकिन बेटा हम इतनी देर तुझे भूखा थोड़ी रखे। आजा साथ बैठकर खाएंगे। सुमित्रा के बोलने पर हिमांशी बैठ गई। जहाँ उसके बैठते ही सुमित्रा ने अपनी प्लेट से पहले हिमांशी की प्लेट में खाना निकाला। ऐसे ही उसकी नंदे जेठानी सभी उसकी खातिरदारी में लग गई। भाभी अचार खाओ, माँ ने बनाया बहुत अच्छा है। ये लो थोड़े चावल भी लो, अच्छे लगेंगे। और ये लो ठंडा ठंडा जूस भी पी लो। सभी को अपनी इतनी खातिरदारी करते देख हिमांशी को फिर से अपने पिछले दिनों की याद आई और वो फिर अपने अतीत में खो गई। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। खाना चाहिए, ले खा। माँ मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे रोटी खाने को दे दो। सेब से क्या होगा? रोटी चाहिए, ले खा। अब आ गया तुझे सब्र? ज्यादा ना मेरे कमाए हुए राशन को अपनी ओज में भरने को मत सोचती रहा कर। जो दे रही हूं ना वो खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। मेरी पहले की जिंदगी कितनी मुश्किल थी ना, ठीक से खाने को मिलता था, ना ही किसी का प्यार। और ससुराल भगवान जी ने मुझे इतना अच्छा दिया। चाची आप रो रही हो? नहीं तो बेटा, नहीं बेटा, तेरी आंखों का ये गीलापन साफ दिखाई दे रहा। बोल क्या बात है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, बस आप सभी की अच्छाई और खातिरदारी ने रुला दिया। ये सब कुछ मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अच्छा तो फिर अब से तुम रोजाना ऐसे ही रोने को तैयार हो जाओ, क्योंकि भाई हम तो ऐसे ही खातिरदारी करेंगे। रूही की बात पर सभी हंस दिए। हिमांशी को भी हंसी आ गई, जिसके बाद हम जानते हैं बेटा, जब माँ बाप का साया सर पर ना हो तो ये दुनिया कैसे सुलूक करती है। तू अपना कल सोच कर दुखी मत हुआ कर, तू अपना आज देख। मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ और ये तेरा ससुराल नहीं तेरा परिवार है, इसीलिए अब से तू बस खुशी के आंसू ही रोएगी। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर हिमांशी को लिपटा लिया। हिमांशी भी सुमित्रा से लिपट कर काफी रोई, जिसके बाद नॉर्मल होने के बाद सुमित्रा ने हिमांशी को अपने हाथ से खाना खिलाया। हिमांशी को उसका परिवार मिल चुका था। खाते खाते उसने भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और अब हिमांशी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती थी। माँ जी अब तो वो वाली गर्मी आ ही गई है जिसमें ना सोते चैन लगता है ना जागते। अब ऐसी गर्मी को खत्म करने के लिए तो जैसा भी कूलर है मैं ऐसे ही चालू कर रही हूँ। हाँ बहू, जैसा भी तेरे गांव से दहेज में मिला हुआ ये मिट्टी का कूलर है, इसे ही चालू कर ले। इस गर्मी से तो अच्छा है कि हल्की हल्की रमक ही लगती रहेगी। जी माँ जी, सही बोल रही हो। राधा ने ऐसे बोलकर अपने मिट्टी के कूलर में पानी डालना शुरू कर दिया। राधा शीतल की बहू थी जो गांव से आई थी। राधा का मायका गरीब था, जिसकी वजह से राधा के मायके वालों ने उसे मिट्टी का सस्ता सा दहेज दिया था। उसके दहेज से ज्यादा कुछ नहीं, बस मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का लकड़ी पर लिपा हुआ कूलर और कुछ मिट्टी के स्टूल थे। राधा ने अपनी मिट्टी के कूलर में पानी भरकर उसे चला दिया और माँ जी चलिए, अब ये कूलर थोड़ी बहुत देर में ठंडक कर ही देगा, तब तक आप खाना खा लीजिए। क्या बनाया है बहू? माँ जी आज तो सौंफ धनिया वाली मिर्ची भूनी है मैंने। ओहो, आज तो पूरा गांव वाला ही खाना बनाया है। ठीक है दे दे, वैसे भी इस गर्मी में कुछ और अच्छा भी नहीं लगेगा।
शीतल के बोलने पर राधा ने उसे मिट्टी के बर्तनों में खाना परोस कर दे दिया। ऐसे ही खुशी खुशी राधा का वक्त शीतल के साथ बीत रहा था, लेकिन यह सब कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। कुछ समय के बाद ही राधा के देवर की भी शादी हो गई और अब शहरी बहू भी घर में आ चुकी थी। मोनिका शहरी और अमीर लड़की थी जो अपने दहेज में अपनी जरूरत के हर एक चीज को लेकर आई थी। उसके दहेज में महंगा सामान था। उसकी वजह से शीतल मोनिका की तरफ को आकर्षित होने लगी और आज मोनिका की पहली रसोई थी। वाह मोनिका बहू, वाह वाह, क्या खाना बनाया है तूने। सच में ये खाना खाकर तो मजा ही आ गया, लाजवाब। हाँ मोनिका, खाना ठीक बना है, बस इसमें नमक थोड़ा। अरे क्या थोड़ा, सब कुछ तो एकदम बढ़िया है। हाँ हाँ। माँ जी इस तरह खाने की झूठी तारीफ क्यों कर रही हैं? खाना तो बस ठीक ठाक ही बना है। बहू मुझे तो तेरा खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसा खाना तो राधा भी अभी तक नहीं बना पाती है। बहुत बढ़िया। शीतल की बात को सुनकर राधा के दिल को धक्का सा लगा। वहीं मोनिका ने ज्यादा शीतल की बात को भाव नहीं दिया और पहली रसोई बनाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चली गई और आराम से एसी की ठंडक में आराम करने लगी। अब मोनिका की शादी हुए लगभग 1 महीना होने को आया था। गर्मी भी बढ़ गई थी तो शीतल मोनिका के कमरे से ठंडा पानी पीने गई। अरे आज तो मोनिका की फ्रिज से ठंडा पानी लेकर कुछ देर उसके कमरे की एसी की ठंडक में बैठूंगी। चल शीतल, काम पर लग जा। शीतल ऐसे बोलकर आहिस्ता से मोनिका के कमरे में गई और जाकर उसकी फ्रिज को खोलने लगी कि तभी माँ जी क्या कर रही हैं? बहू मैं तो बस थोड़ा सा ठंडा पानी पीने को आई थी, प्यास लग रही है। तो मटके से पीजिए। बहू मटके से पानी ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता, इसीलिए तो मैं फ्रिज का पानी पीने को आई हूँ। मेरी फ्रिज में पानी नहीं है, जाइए कहीं और से पी लीजिए। लेकिन बेटा मैंने तो अभी अभी देखा है कि इसमें बॉटल्स रखी हुई थी। कैसी औरत हैं आप, दूसरे के सामान में ताका झांकी रखती हैं। अरे अभी अभी भरकर रखी है मैंने बॉटल्स, इनमें पानी ठंडा नहीं आया, कुछ समझ। और मैं इस गर्मी में ज्यादा अपनी फ्रिज को खोल बंद करना नहीं चाहती हूँ। मैं आपको फ्रिज से पानी नहीं दूंगी। मोनिका ऐसे ही शीतल से बदतमीजी करने लगी, जिसके बदले में शीतल उसे कुछ नहीं बोल पाई और वो उदास होकर घर आ ही रही थी कि उसके हाथ में राधा ने ठंडे पानी का गिलास पकड़ा दिया। बेटा ये सब क्या है? माँ जी आपका ठंडा पानी पीने का दिल था, लेकिन मोनिका नहीं दे रही थी तो मैं आपके लिए पड़ोस से थोड़ा बर्फ ले आई हूँ। अब मटके में बर्फ का ठंडा पानी है तो जितना मर्जी हो उतना पी लीजिए। तारा की खुद के लिए फिक्र देखकर शीतल हैरान रह गई और मन में सोचने लगी, राधा कितनी अच्छी है, इसके संस्कार आज भी सारी अमीरी से ऊपर हैं और एक तरफ मोनिका है। अरे नहीं नहीं, वो भी अच्छी है। अगर मैं उसे बुरा कहूंगी तो फिर वो मुझे कुछ भी अपना इस्तेमाल नहीं करने देगी, इसीलिए वो भी अच्छी है। शीतल को एहसास तो हुआ कि राधा ही उसकी अच्छी बहू है, लेकिन उसने अपनी इस फीलिंग को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही एक दिन, ओह वाह, ये चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है और साथ में मेरा ये ड्रिंक, इसे तो मैं बाद में पीऊंगी। अरे ये कहाँ से आ रही है और कुछ ला भी रही है। चलो काम करती हूँ, मोनिका के कमरे में ही चली जाती हूँ, फिर ये जो कुछ भी ठंडा लाई है थोड़ा मुझे भी मिल जाएगा। ड्रिंक के लालच में शीतल मोनिका के कमरे में ही चली गई, जहाँ मोनिका शीतल को देखते ही चिढ़ गई। क्यों आई है माँ जी? कुछ नहीं बहू, बस मैं तो पूछने आई थी कि तू कहाँ थी सुबह से। मैं मॉल गई हुई थी शॉपिंग के लिए। अब हर चीज को तो मैं आपसे बोलकर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं। हाँ तो जाइए, अब पूछ तो लिया। हाँ वो मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ एसी की वजह से आई हैं। लो चला दिया मैंने एसी। मोनिका ने बड़ी ही तुनक के साथ एसी चलाया, जिसके बाद वो शीतल से दूर बैठ गई। कुछ देर बाद मोनिका को प्यास लगी तो उसने फ्रिज से अपना ड्रिंक निकाला और बोली, माँ जी आप पियेंगी? अरे नहीं नहीं, रहने दे बहू, मुझे नहीं पीना। ऑल राइट, मैं आपकी खुशामद तो करने वाली हूँ नहीं। मोनिका की बात सुनकर शीतल का दिल सा टूट गया और उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। एक तरफ बूढ़ी सास गर्मी में बिना पानी पिए बैठी थी तो उसकी बहू बराबर में कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। लेकिन मोनिका का ये कटु सा बर्ताव राधा ने भी देख लिया था। वो उसी के कमरे में शीतल के लिए शिकंजी बनाकर लाई और बोली, ये लीजिए माँ जी, आप ये पी लीजिए, ये आपको एकदम तरोताजा कर देगी। और तुम मोनिका, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम्हें शर्म नहीं आई माँ जी से ऐसी बात करते हुए? यही संस्कार है तुम्हारे? हाँ यही है। आपको कोई दिक्कत? बहू रहने दे, इससे बहस मत कर। इसने आज अपने संस्कार दिखा दिए। ये बस एक अमीर घर की बेटी है, मेरी बहू नहीं, जो ये मेरे साथ भी संस्कारी रहे।
या फिर बस बहू ही है। मुझे ये अपनी माँ नहीं बस सास मानती है, इसलिए ऐसा कर गई, लेकिन इससे मेरी आंखें खुल गईं। शीतल ऐसे बोलकर राधा को मोनिका के कमरे में ले आई। अब शीतल लालच से निकल गई थी और उसे सच दिखने लगा था, लेकिन मोनिका अभी भी सीधे रास्ते नहीं आई थी। अरे तो मैंने क्या गलत कर दिया अपनी बुढ़िया सास को? क्या मैं अपना सारा कोल्ड ड्रिंक दे देती? तेरी सास भी तो तेरी माँ जी है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप कर यार, सास सास होती है, वो कभी माँ की जगह नहीं ले सकती है। मोनिका शीतल को बस अपनी सास की तरह ही मानती थी, जिसकी वजह से वो उसे ज्यादा वैल्यू नहीं देती थी। देखते ही देखते 2-4 दिन और इसी तरह से बीत गए। मोनिका अपने ससुराल वालों से नाराज ही चल रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। आज के दिन मोनिका के पास उसके भाई का फोन आया, जिसको सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी। क्या बात है बहू, क्यों रो रही है? माँ मेरे भैया का फोन था, बोल रहे थे कि माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ जी मुझे मेरी माँ के पास जाना है, अभी जाना है। अच्छा बहू, मैं समझ गई। चल ठीक है, मैं ले चलती हूँ तुझे तेरी माँ के पास। वैसे भी अभी तेरे पति को तो काम से आने में वक्त लग जाएगा। राधिका बहू, मैं मोनिका को लेकर इसके मायके जा रही हूँ। माँ जी आप कैसे जाओगी? मेरा मतलब गर्मी है, धूप भी। मैं बस से चली जाऊंगी, तू घर का ख्याल रखना। शीतल ऐसे बोलकर बुढ़ापे में मोनिका को उसके मायके लेकर जाने को निकल गई। सारे रास्ते शीतल ने मोनिका का बहुत ख्याल रखा। जो भी उस पर पैसे थे उनसे उसने मोनिका को पानी वगैरह दिलाया, और सारे रास्ते खुद धूप में विंडो सीट पर तपते हुए मोनिका को उसके घर लेकर पहुंची। माँ आपको क्या हुआ? माँ मोनिका तू आ गई मेरी बच्ची। अरे समधन जी भी हैं। समधन जी अचानक क्या हो गया आपको? अरे बस क्या होगा, जब वक्त करीब होता है तो ऐसे ही क्या क्या होने लग जाता है। वैसे शीतल जी आप बहुत अच्छी हो, मेरी बेटी को इस उम्र में यहाँ तक ले आई। इस बात से पता चलता है आपकी अच्छाई का। अगर मैं ना रहूं तो मेरी बेटी का ऐसे ही ख्याल रखना। और मोनिका तू भी अपनी सास को मेरी ही जगह देना, ये बहुत अच्छी है। मोनिका की माँ ने उससे ऐसे ही बातें बोली जिससे उसका दिल भर आया, और अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी सास कितनी अच्छी है और उसने उससे कितना गलत बर्ताव किया। उसी दिन मोनिका ने शीतल से माफी मांग ली और फिर सारा परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगा।